हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूपी जूनियर में मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यमित्र वंश और दक्षिण भारत के राज्य को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक जो है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो रेशम मार्ग पर जो रखने वाले वो कुषाण हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है रेशम मार्ग पर कुषाण शासकों का अधिकार था और इस रेशम मार्ग से उन्हें अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। यह मार्ग जो है चीन से रोम जाता था, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क के ने अधिकार कर लिया था। आगे है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। तो आंसर होगा यहाँ पर चारक। चारक जो है वो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। इसके अलावा उसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक भी हुआ करते थे। अगला है, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस स्थल से होता? रेशम मार्ग है, वही कनिष्क वाला जो है रेशम मार्ग यहीं से होता था। आगे है, अधिसंख्य कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो बिल्कुल मथुरा से जो है कुषाणों की मूर्तियां हमें मिली हैं। व्याख्या देखते हैं। मथुरा में अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। कुषाण काल में मथुरा काल का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूप, विहार और मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यहां से अनेक हिंदू, बौद्ध और जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। आगे है, सातवाहन वंश के शासकों की कार्यालयी भाषा क्या थी? मतलब जो उसमें इस्तेमाल की जाती थी प्रशासन में, तो वो थी प्राकृत भाषा थी। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। सातवाहन के शासकों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी, जबकि जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। सातवाहन महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के हिस्सों पर शासन करते थे। इस वंश का संस्थापक जो है सिमुख तथा इस वंश के एक सबसे प्रतापी शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिसे नासिक प्रशस्ति में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अगला है, भूमर देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फणिनाथ वंश। यहाँ पर देख लेते हैं। अब चूंकि ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में है ये मंदिर, और यहाँ पर गोपाल देव के शासन में ये निर्मित हुआ था, भूमर देव मंदिर, और ये शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी? 78 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति है जो विशिष्ट रूप से दक्षिण शासकों के लिए थी? तो यहाँ पर क्या किया था उसने, समुद्रगुप्त ने दक्षिण पर विजय तो प्राप्त की थी, लेकिन उनको फिर बाद में जिनका जो शासन था वहां पर छोड़ दिया था कि जाओ अब तुम पुनः वहां पर क्या है शासन कर सकते। तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे सही आंसर होगा वो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसलिए हार स्वीकार की, उन्होंने हार स्वीकार की व उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति भी दी गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त ने सम्मुख दक्षिणा पथ के शासकों ने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ युद्ध का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति 19वीं व 20वीं पंक्ति में मिलता है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों की पराजित, 12 राज्यों मतलब जो दक्षिण थे वो 12 थे और उनको क्या किया था उसने, पराजित किया था। इन राज्यों के प्रति जो है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई थी। तो कभी पूछा जाए कि ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किसने अपनाई थी, तो समुद्रगुप्त का हो जाएगा। अर्थात विजय के बाद उन्हें जो है राज्य वापस कर दिए गए थे। अगला, हेनसांग किसके शासन में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन के समय। व्याख्या देखते हैं। हेंगसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह चीन का बौद्ध भिक्षु था। उसने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया और कुशीनगर की यात्रा की। 629 ईस्वी में चीन से भारत की ओर प्रस्थान किया तथा 636
ईस्वी में वो है कन्नौज पहुंचा और 645 में वो मध्य एशिया मार्ग से चीन वापस लौट गया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर क्या किया, अध्ययन किया और हेनसांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स किसको कहते हैं, तो हेनसांग को। आगे है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो ये गुप्ता काल को स्वर्ण युग या क्लासिकल युग भी इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को दी जाती है। स्वर्ण युग जो है स्वर्ण काल बहुत संकल्पना होती थी जो अपने आने वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जिस पर आने वाली सभ्यता का विकास हो सके। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोल की एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई जो मील का पत्थर जो है साबित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबुद्ध, घट, खरपण और छपड़क, वीरसेन, इन सभी में क्या समानता थी, तो ये जो है इनमें समानता थी। ये सभी जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। ऐतिहासिक अनुश्रुति के अनुसार, तो यहाँ पर जो है ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के अनुसार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में इतिहास दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित 9 रत्न रहा करते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया, जिसमें है कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बारामिहिर, विरुचि और घट, खरपण जैसे विद्वान यहाँ पर थे। इन नवरत्नों के अतिरिक्त वीरसेन भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में कर प्रथा विशिष्ट महत्व था, तो कर प्रथा था गुप्ता पीरियड में था। प्राचीन काल में गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। गुप्त काल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत था भाग, भोग, ऊपरी, उद्रंग, शुल्क और दलहन आदि प्रमुख गुप्तकालीन कर थे। आगे महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य किसने ली थी, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ दोनों याद करना है और दोनों हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इसी के द्वारा सर्वप्रथम महाराजा धीराज की पदवी जो है धारण की गई थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया, तो बिल्कुल समुद्रगुप्त को कहा गया और ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की 5वीं शताब्दी में। अगले समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी, तो शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे है यहाँ पर व्याख्या। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो शाकाहारी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। किसको हराने के बाद, तो शकों को हराने के बाद में व्याघ्र शैली के इन्होंने रजत मुद्राएं भी प्रचलित की थी। अगला है कर्मचारी वेतन भोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किसका है,
किस शासक के लिए है? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया था और उसने कहा था कर्मचारी वेतनभोगी जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। तो यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं कि फाहियान ने अपनी यात्रा जो है के दौरान अनुभवों को कूफो कू फूको फूको की तो यहाँ पर फूको की नामक ग्रंथ संकलित किया था। अगला क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं डालते, फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में उनके दरबार में आया था। फाहियान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में किया तथा बताया कि वे भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता था तथा वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ पूछा है गुप्त काल में, ठीक है, गुप्ता पीरियड में पश्चिम में व्यापारिक केंद्र कौन था? तो आंसर हमारा पैठन हो जाएगा। पैठन था, बिल्कुल था, जिसको प्रतिष्ठान भी कहते हैं। अगला है, फाहियान ने किसके शासनकाल में दौरान भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आगे है, और इनकी जो रचना है CU की है। यहाँ पर फाहियान है, ठीक है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। और जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के समय हेंग सांग आए थे और जिसकी रचना CU की है। आगे बढ़ते हैं, औषधि से किसका संबंध नहीं है? तो औषधि का संबंध जो है भास्कराचार्य से बिल्कुल नहीं है। ये भास्कराचार्य ज्योतिष विज्ञान या फिर उससे संबंधित थे। ये औषधि यानी औषधि से संबंधित नहीं थे। बाकी धन्वंतरी ये थे, चरक थे, सुश्रुत भी थे, शल्य चिकित्सा जो है सुश्रुत थे। आगे है, औषधि का संबंध धन्वंतरी से था, उन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता था। तो कभी पूछा जाए औषधि विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो धन्वंतरी को कहते हैं। चरक और सुश्रुत का संबंध भी औषधि से था। भास्कराचार्य गणितज्ञ, ज्योतिषी शास्त्र तथा खगोल शास्त्र थे। तो भास्कराचार्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, कनौज का लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच चला? तो आंसर हो जाएगा पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कन्नौज राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। उसकी भव्यता के कारण इसे जो है महोदय नगर भी कहा गया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश जो थे इसमें शामिल थे। इस संघर्ष में लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। अंतिम रूप से किसने विजय प्राप्त की? यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की अंतिम विजय होती है। आगे है, खजुराहो मंदिर को निर्माण कराया था। तो किसने निर्माण कराया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। खजुराहो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी में चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। चंदेल शासकों में धंग है और गंड है तथा यशोवर्मन जो है वो यहाँ पर प्रमुख रहते हैं। आगे भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? तो कन्नौज में जो शासन किया था वो है गुर्जर प्रतिहारों ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश जो है कन्नौज पर शासन किया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो है नांग भट्ट था तथा सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज गढ़वाल वंश का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया। तो पहले गुर्जर प्रतिहार और उसके बाद क्या है, गढ़वाल वंश जो है यहाँ पर आ गया। आगे खजुराहो मंदिरों किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, कांदारिया महादेव मंदिर के निर्माता थे? तो बिल्कुल चंदेल थे। ये खजुराहो में ही है कांदारिया महादेव का मंदिर। आगे किसने करवाया था इसका निर्माण? ये इम्पोर्टेंट है। तो विद्याधर ने किया था 1029 ईस्वी
में किया था विद्याधर ने। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, और ये सारा देख चुके हैं तो हम इसको यहाँ पर रहने देते हैं। आगे देखते हैं, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो नरवर्धन जो है, नरवर्धन यहाँ पर स्टार्ट होती है। ठीक है, तो थानेश्वर के पुष्यभूति जिसमें हर्षवर्धन भी आता है, वो बाद में आता है। तो उस वंश की मतलब थानेश्वर के जो पुष्यभूति हैं उसकी शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा नरवर्धन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वंशावली। नरवर्धन आते हैं, फिर राजवर्धन फर्स्ट आता, आदित्य वर्मन आता और प्रभाकर वर्धन यहाँ पर आते हैं। तो नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्य और प्रभाकर। नर, राज, आदित्य, प्रभाकर। फिर उसके बाद जो है तीन, उनके दो पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। राज्यवर्धन सेकेंड और हर्षवर्धन, और फिर जो बेटी होती है उनकी राज्य श्री, जिसकी राजधानी कहाँ होती है? और फिर उसको हम आगे देखते हैं। वर्धन वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का संस्थापक जो है प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राजवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा बन गया। आगे है, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। तो ये कहाँ से फैला था? ये फैला था पश्चिम सागर से पूर्वी सागर तक। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही होता है। व्याख्या देखते हैं, हर्षवर्धन का साम्राज्य पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला, अर्थात गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक व असम तथा दक्षिण में नर्मदा तट तक जो है फैला था। इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम का प्राचीन नाम है तो कामरूप इसका है। कामरूप का शासक जो है भास्कर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र था। आगे है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी तो कन्नौज थी। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी और हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने तीन शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में कितने वर्ष तक युद्ध चला? 200 वर्षों तक। आगे, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नर सिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, तो ये किस काल का है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार सीटेट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है राष्ट्रकूट काल का, जिसमें नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। आगे व्याख्या देखते हैं, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा के चट्टान को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफा में मूर्ति कला आदि का भी निर्माण इसी काल की देन है। ये सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा चेर ने। मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग केरल राज्य में किया जाता है तथा मलयालम केरल राज्य की भाषा है। प्राचीन दक्षिण भारत के केरल राज्य में चेल राजवंश का शासन था, अतः चेल राजवंश ने अपने अभिलेख में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था। चेल शासक का सबसे प्रतापी शासक जो है सेन गुटवन था। इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पत्नी पूजा का आरंभ सेन गुटवन ने ही कराया था। अगला है, वेलन वगई। वेलन वगई जो है भूमि का एक प्रकार था जो चोल अभिलेखों से उल्लेख होता है, जिसका अर्थात मतलब क्या मतलब है? तो गैर ब्राह्मण कृषक की भूमि जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त
नहीं है। एक शर्त जो नहीं है वो है इसकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये जो है शर्त नहीं थी। बाकी उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये सारी थी। बस ये जो 25 से 70 बीच नहीं होनी चाहिए, ये थी इम्पोर्टेंट शर्तें। और इसकी यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। चोल साम्राज्य अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की ग्राम ग्राम सभाएं विद्यमान थी: उर सभा और नगरम। सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं अनिवार्य थी। पहला है व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से अधिक हो। दूसरा, व्यक्ति के पास 1/2 एकड़ भूमि का मालिकाना हक हो। व्यक्ति के पास स्वयं का मकान हो और व्यक्ति को वेदों का ज्ञान हो। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला देखते हैं, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही बताना है। तो चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी ये जो है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों में नहीं। चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ये भी नहीं था, साधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल संपन्न थे। तो ये भी यहाँ पर नहीं है। और ए ऑप्शन जो है वो सही है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे चोल मंदिर। आगे है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य जो है वो नहीं बन सके। तो यहाँ पर जो है जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वो ही यहाँ पर जो है नहीं बन सकते थे। तो ये क्या है, उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण जिन्हें अपना हिसाब किताब नहीं दिया था सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। उत्तर मेरू शिलालेख में सभा के सदस्यों की योग्यताएं कुछ इस प्रकार है। सदस्यों की आयु जो है 35 से 37 वर्ष होनी चाहिए। वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 1/2 जो है एकड़ भूमि होना चाहिए और स्वयं का एक घर होना चाहिए। आगे, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया था। तो दंती दुर्ग कौन है, राष्ट्रकूट प्रधान। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। तो राष्ट्रकूट प्रधान जो है वो दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तंजौर में। तंजौर, बृहदेश्वर तंजौर में है। बाकी व्याख्या देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 में चोल शासक राज प्रथम द्वारा तंजौर, जो कि तमिलनाडु है, उसमें कराया था। यह मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। तो नगरम कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट में आया है। आगे देखते हैं, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे जो पारन, यहाँ पर है विजयालय। विजयालय जो है चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। विजयालय चोल। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार प्राप्त किया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा आदित्य प्रथम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया है। तो बिल्कुल चोर हो जाएगा, चोलों का था ये मंडल। वलनाडु और कुर्रम और तंजौर। आगे, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसमें, चोलों के समय में। चोलों के समय में कन्हेरी विश्वविद्यालय इस जो है कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बनाए गए थे। तो आंसर हो जाएगा पल्लव। महाबलीपुरम पल्लव। आगे, महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था।
तो कब? राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलोरा, रा से राष्ट्रकूट। अगला है व्याख्या, देखते हैं। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें कैलाश मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसे पहाड़, मतलब ये है पहाड़, और इसी को काट के जो है मंदिर बनाया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राष्ट्रकूट एलोरा का जो मंदिर है उसको किसने बनाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल जो है वो यहाँ पर संस्थापक था पाल वंश का। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। कब की थी? 750 से 770 ईस्वी। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र जो है धर्मपाल पाल वंश का शासक हुआ। उसने बंगाल को उत्तरी भारत से प्रमुख राज्यों की श्रेणी स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कदम जो है वो बनवासी की राजधानी थी इनकी। कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। मयूर मतलब कदम राजवंश की स्थापना पूछे तो मयूर शर्मन है। कहा जाता है कि ये पढ़ने में लिए कांची आए थे तथा बाद में पल्लवों के साथ इनका संघर्ष हुआ। इनकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए तथा ब्राह्मणों को असंख्य गांव जो है दान में दिए। कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? तो गंगेदेव ने चलाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, कलचुरी शासक गंगेदेव ने एक लंबे अंतराल के बाद सर्वप्रथम सिक्के चलवाए। यह कोक्कल द्वितीय का पुत्र था तथा विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण करके गद्दी पर बैठा। उसने उत्कल को अपने अधीन कर लिया तथा बनारस और भागलपुर तक के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए अपना राज्य विस्तार किया। गंगेदेव का यह सिक्का उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुआ। इसके सिक्के मिश्रित सोने के थे और यह उनकी विशेषता थी। तो आंसर हमारा गंगेदेव बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो उदयभानपुर में स्थित है हिंदू शाही शासकों की राजधानी। तो काबुल घाटी जो है गंधार प्रदेश में काफी अरसे से एक तुर्की शाही वंश का शासन स्थापित था। इस वंश के शासन लागत भान को इसके ही एक ब्राह्मण जाति के मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन गया। इस प्रकार 9वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई। हिंदू शाही शासकों की राजधानी वहन थी या फिर उदयभानपुर थी। हिंदू शाही वंश के शासक कामलुक के बाद उसका लड़का भीम शासक हुआ। उसने लाहौर वंश के शासक सिंहराज से अपनी पुत्री का विवाह किया। उसने जिससे गिद्दा का जन्म हुआ। गिद्दा का विवाह क्षेमेंद्र गुप्त से हुआ था। इसके बाद जयपाल का ही विवरण प्राप्त होता है। इतिहास में भीम और जयपाल का संबंध स्पष्ट नहीं है और कुछ इतिहासकार जयपाल को नए वंश का संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का श्रेय जाता है? तो नए संवत का श्रेय लक्ष्मण सेन को जाता है। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो है लक्ष्मण सेन थे। इन्होंने नए संवत यानी लक्ष्मण संवत 1190 का प्रचलन किया था। उसका शासनकाल जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को पूरा किया और जयदेव जो है गीत गोविंद, धोई, पवनदूत, हलायुद्ध नामक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान उसकी राज्यसभा की शोभा थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेन वंशों के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन चंदेल शासकों को महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो हमारा विद्याधर जो है ये नहीं पराजित हुए थे महमूद गजनवी से। बाकी यहाँ पर देखते हैं,
नन्नुक चंदेल के चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो नन्नुक ने, और 9वीं शताब्दी में की थी। यह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजाक भुक्ति के दक्षिण भाग का स्वामी बन गया। इस वंश के राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कनदिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धन्य हुआ। यह 989 से लेकर 990 मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं सुबुतगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। दंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल यानी जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी से मोर्चा लिया तथा दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 मतलब 1018 से 19 तक चंदेल राज पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक जो है विद्याधर को बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल ने कन्नौज नरेश राजपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी से के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो ये जौहर प्रथा है। जौहर प्रथा जो है, मुस्लिम आक्रमणकारियों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी तो राजपूत राजाओं की स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से चिता में जलकर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देती थी। ऐसा करके वे आक्रमणकारियों के हाथों में जाने से बच जाती थी। इस प्रथा का सर्वप्रथम प्रचलन अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय हुआ था और रानी पद्मिनी के साथ हजारों स्त्रियों ने चित्तौड़ के दुर्ग में जौहर व्रत करके अपनी सतीत्व की रक्षा की थी। अगला है श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो अजमेर के, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चौहान वंश के शासक जो है अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। आगे है जिजाक भुक्ति, प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का। जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। पूर्व मध्यकाल में यहाँ चंदेल राजाओं के शासन किया था और महुआ इसकी राजधानी थी। अगला है परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक जो था वो कृष्ण राज था। परमार वंश का संस्थापक कृष्ण राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र और कृष्ण राज था, मतलब या उपेंद्र पूछा या कृष्ण राज पूछे परमार वंश का तो दोनों एक ही हैं। इस वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में की गई थी। यह एक साहसी राजा था। उसके समय में परमार राज्य का काफी विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? तो गंगेदेव जो है वो इस वंश के नहीं है, वो कलचुरी वंश के प्रमुख शासक थे। इनके पिता कोक्कल द्वितीय ने के समय कलचुरी राजवंश कमजोर हो चुका था, किंतु गंगेदेव ने चेदी राज को पुनः भारत का अत्यधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य बना दिया था। धन्यदेव किस वंश का शासक था? तो आंसर हमारा जिजाक भुक्ति हो जाएगा। घंगदेव जो है जिजाक भुक्ति के चंदेल शासक यशोवर्मन का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। उसे चंदेलों की वास्तविक शक्ति का जन्मदाता माना जाता है। धंगदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वह अपने पिता के ही समान पराक्रमी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। अब किसकी राजसभा को शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो है बढ़ा देते? आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। सेन वंश के थे। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान तथा लेखक निवास करते थे, जिसमें गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्त्र के रचयिता हलायुध आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक है? तो आंसर मूलराज जो है वो है यहाँ पर। गुजरात जो है अलहिंद पाटन का चालुक्य वंश मूलराज सोलंकी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। उन्होंने जिसने 974 से लेकर 995 ईस्वी तक शासन किया। अपने मामा की वंशज को मारकर राज्य प्राप्त किया। जो उसके लिए कलंक कहा गया है। वह शैव धर्म का अनुयायी था और उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों के वृत्ति प्रदान की और 995 में उसने आत्महत्या कर ली थी। किसने? मूलराज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते हैं? तो ब्रह्म क्षत्रिय किसको कहते हैं? सेन को ब्रह्म क्षत्रिय बोलते हैं। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ये कर्नाटक के ब्रह्म क्षत्रिय था। अवसर पाकर ये उत्तर भारत
चले आए और बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया। इस वंश का प्रमुख शासक विजयसेन था। देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार उसमें बहुत से प्रदेश जीतकर सेन वंश की सत्ता स्थापित किया। उसका पुत्र जो है बल्लाल सेन ने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। बल्लाल सेन लेखक भी था और उसने इस मृत ग्रंथ दान सागर ज्योतिष शास्त्र अद्भुत सागर की रचना की। उसने कुलीन प्रथा नामक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन का प्रवर्तन किया, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में रक्त की पवित्रता और वंश की शुद्धता जो है सुरक्षित रखना चाहता था। अगला है बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्य काल में हुआ था? तो कैवर्त विद्रोह जो है रामपाल के काल में हुआ था। बंगाल में कैवर्त विद्रोह पाल वंश के शासक रामपाल के समय में हुआ था। इसका उल्लेख संध्या कर्णनी द्वारा रामपाल चरितम में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरालंबी सरस्वती यानी सरस्वती अब निराशय हो गई है, एक कवि द्वारा उसकी मृत्यु पर कहा गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा भोज परमार। भोज परमार के लिए कहा गया है। तो भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्वता तथा विद्या और कला के उदार संरक्षण के रूप में अधिक है। उसने ज्योतिष काव्यशास्त्र वास्तुशास्त्र आदि विषयों को महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा धारा के सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई। उसकी राजसभा पंडितों एवं विद्वानों से अलंकृत थी। उसकी राजधानी धारा विद्या तथा विद्वानों का सम्मुख केंद्र थी। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराशर हो गए थे। किसी विद्वान ने यहाँ पर लिखा है कि अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। अगला है निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अघोम वर्ष था? तो अघोम वर्ष किसका था? तो मंजू परमार का। धारा के परमार शासक मंजू परमार अपने वंश के एक महान शासक थे। उन्होंने राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में अघोम वर्ष श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसी राजपूत उपाधियां धारण की। मुंज की सांस्कृतिक उपलब्धि भी उल्लेखनीय। उसने रुद्रादित्य महाइक और धनिक जैसे विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया। धारा नगर में उसने मुंज परमार ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया तथा गुजरात में मुंजपुर नामक नगर भी बसाया था। आगे राजन चोल ने बंगाल विजय के पश्चात गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी और अन्य उपाधियां जैसे पंडित चोल मुंडी गुंग चोल आदि प्रमुख थी। जबकि गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की उपाधि क्या थी? विविध विद्या विचार वाचस्पति। तो हमें सबकी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय निषेध कर दिया था? तो आंसर हमारा होगा कुमारपाल ने। कुमारपाल गुजरात चालुक्य वंशीय शासक था। वो है जय हिंद के बाद राजा बना था। जैन ग्रंथ हमें बताते हैं कि कुमारपाल ने मालवा के शासक बल्लाल के ऊपर आक्रमण कर उसे मार डाला। कोंकण के शिला हार वंशी शासक को युद्ध में जीता और अबू पर्वत के विराट परमारों के विद्रोह को दबाकर उन्हें अपने नियंत्रण में रखा। इस प्रकार कुमारपाल अपने युग का एक महान शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। वह जैन मतानुयायी था और उसने अपने राज्य में अहिंसा का प्रचार किया और यज्ञ हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया और जैन धर्म का पालन करते हुए कुमारपाल ने राज्य में पशु हत्या दूध कीड़ा और मदिरा के उत्पादन और उसकी बिक्री को प्रतिबंध कर दिया था। किंतु जैन होते हुए भी उसने सोमनाथ मंदिर में जाकर भगवान शिव की उपासना की तथा कुछ शिव मंदिरों का भी उसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।